Hi everyone, in this video I will discuss about the class 6 next chapter, that is chapter number 6, गति बल और यंत्र यानी कि स्पीड फोर्स एंड इंस्ट्रूमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु मोशन में है या कोई वस्तु रेस्ट में है. सो यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गति यानी कि मोशन में है. If there is a change in a state of an object and a part of that object with respect to time, then we can say that the object is in motion. Whereas यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम में होती है. Means if the object and the part of this object does not change with respect to time, then we can say that the body or the object is in rest. So these are the some definition quite known as that object motion में है या rest में है. So now let's talk about different types of motion यानी कि types of motion, गति के प्रकार. जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है. Yes, if an object doing a motion in a straight line or it's doing a linear motion, then we can say that the body is doing the simple linear motion. ठीक है, कोई वस्तु अगर एक सीधी रेखा में जा रही है, सीधे ही चलती चली जा रही है, कहीं मुड़ नहीं रही, तो we can say that वो वस्तु अपनी सरल रेखीय गति कर रही है या वो सरल रेखीय गति में चल रही है. फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि मार्च पास्ट करते हुए सिपाही, द सोल्जर्स हु आर डूइंग मार्च. एंड आल्सो एन एग्जाम्पल इज द मोशन ऑफ एन रॉकेट, जो कि एक सीधे लीनियर मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है. नाउ फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, जब कोई वस्तु सदैव एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं. यस, if an object always doing a motion in a circular path or also it's repeating its motion, then we can say that the particle or the object is doing a circular motion. यानी कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर ऐसे गति करती जा रही है तो हम कह सकते हैं कि वो एक वृत्तीय गति कर रही है जो कि उसके पाथ पर डिपेंडेंट है. For the example of this, like you see this boy, इस लड़के को देखिए, ये एक लट्टू को रस्सी मान के ऐसे घुमा रहा है अपनी चारों ओर, जो कि एक सर्कुलर मोशन है. एंड आल्सो अगर ये रस्सी टूट गई तो इट विल डू मोशन इन सिंपल लीनियर मोशन. तो ये जो है सिंपल लीनियर मोशन हो जाएगी. जब तक ये इससे बंधी हुई है ये सर्कुलर मोशन करती रहेगी. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस फर्दर. जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन कहलाती है. यस, इफ एन ऑब्जेक्ट does or revolves around its axis, then we can say that the motion is rotational motion. For the example, this motion, the better example is the motion of a top. अगर आपने लट्टू या कोई बेब्लेड आपने घुमाया होगा, then you can see कि वो अपने एक एक्सिस के ही चारों ओर मोशन करता रहता है. Also the best example for this, the rotational motion of Earth itself, by which it cause day and night, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं. अपनी पृथ्वी की खुद की एक्सिस पे दूरी पे जो गति होती है वो भी हमारी रोटेशनल मोशन होती है. If we talk about the next type of motion, that is जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन या ऑसिलेशन मोशन कहते हैं. यस, if an object doing a oscillation means अपनी एक स्थिति से गई इधर और दोबारा उसी स्थिति को लौट के आई. Doing a repeated motion in this type of path, it's a parabolic type of path, or doing a repeated motion, then it is called oscillation motion और the दोलन गति. यानी कि और इसका बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम. पेंडुलम की जो गति होती है वो दोलनी गति होती है. ओके, एंड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि स्पीड क्या होती है यानी कि चाल क्या होती है. अभी हमने गतियों के बारे में बात कर ली, अब हम देखते हैं कि एक स्पीड क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर स्पीड इज, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी कि स्पीड बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय. अगर यहाँ का जो समय में इसे 1 सेकंड मान लूं तो मेरी जो स्पीड है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी. यानी कि
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी हमारी स्पीड यानी कि चाल कहलाती है। ओके, so the distance covered in a unit time is known as speed. The SI unit of speed is meter per second and also the kilometer per hour. Okay, so now let's move to the next slide. We'll discuss further. If you want to convert the kilometer per hour speed into meter per second, you just simply multiply kilometer per hour with 5/18 and vice versa. यानी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप सिंपली उसमें 5/18 का गुणा कर दीजिए। Now let's move to the subheading, that is अब हम चाल की बात कर ली, अब हम बात करते हैं फोर्स की यानी कि बल की। यस, इफ यू नो आप घर का दरवाजा खोलते हैं, आप दुकानों के दरवाजे खोलते हैं या किसी को धक्का देते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। यानी कि दरवाजा खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको सिंपली धक्का देना पड़ता है, ठीक है, या उसे खींचना पड़ता है। और अगर आप शॉप में भी गए होंगे तो देयर इज ए साइन ऑन दैट डोर दैट इज पुश एंड पुल। सो सिंपली बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। यस, अ फोर्स इज ए पुश एंड पुल that the both object apply on each other। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे आप लगा रहे हैं और आप खुद जो ऑब्जेक्ट हैं जो आप लगा रहे हैं, यानी कि जो वस्तु उस पे लगा रही है और जिस पे वो फोर्स लग रहा है, उन दोनों का क्या है, एक कपल टाइप का फोर्स, एक कपल फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि इससे एक नई एक चीज हो रहा है कि फोर्स है वो कभी अकेला नहीं लगता है। ओके, बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है अथवा किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। यस, बाय अप्लाइंग सम फोर्स यू कैन चेंज द state of an object, whether it is in motion you can stop it, whether it is in non-motion means it is in rest, you can make it in motion, and also if it moving you can also accelerate or deaccelerate motion। सो एक बल एक ऐसा कारक है जिससे आप किसी वस्तु की स्थिति में, उसकी गति में और उसकी जो चाल है उसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। यस, you can also change the direction of an object by applying some force। सपोज ये मैं ऐसे जा रहा हूँ और किसी ने मुझे यहाँ से धक्का दे दिया, मैं इस तरफ जा रहा था लेकिन मेरी डायरेक्शन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मैं इस तरफ चलने लगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। यस, यू कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट। सपोज ये कोई एक लोहे का कनस्तर है और मैं इस पे हथौड़े से मार करता हूँ, ठीक है ना, तो ये इसकी क्या, ये पिचक जाएगा थोड़ा सा। So you can also change the shape of an object by applying some force on it. Okay. बल में परिमाण व दिशा दोनों का। Yes, means that the force have its magnitude and also its direction. So you can say that as you know कि जिस राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होता है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। So आप कह सकते हैं कि ये बल है वो एक सदिश राशि यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। Now in the next slide हम बात करेंगे बल के प्रकारों की। तो हमारा पहला प्रकार है पेशीय बल, द मस्कुलर फोर्स। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं और तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। Yes, when you lift some object by your bare hands, you can feel some stretching in your muscles। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। Yes, by these stretched muscles you can apply some force on object because of that। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशीय बल कहते हैं। Yes, then the force applied by your muscles is known as muscular force। Simply जो पेशियां हैं उसके द्वारा आप किसी वस्तु को बल आरोपित कर रहे हैं तो वो आपका पेशीय बल हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट, एक बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, जो बैलगाड़ी होती है उसमें बैल जो अपना पेशीय बल लगाता है उस गाड़ी को खींचने के लिए। पानी से भरी बाल्टी को उठाना, आप उसे उठाते हैं अपने हाथों से और उससे आपकी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, तो वो भी एक मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। एंड आल्सो यू सी इन दिस फिगर एक बॉडी बिल्डर है जो कुछ वेट उठा रहा है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, आपने कुछ फोर्स अपने ऊपर भी
आरोपित महसूस करा होगा, तो देखा नहीं होगा, बहुत नेग्लिजिबल है। यस, आप एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लें, उसे ऊपर की ओर फेंक, फॉर सम टाइम्स वो कुछ देर तक ऊपर जाएगा और थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगा, लाइक दैट एन एप्पल। इस वजह से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी थी। यस, यानी कि जो पृथ्वी है वो पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, टू इट्स सेंटर। और पृथ्वी हमारी क्या है, जियोइड शेप में है, तो वो हर चीज को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, यानी कि पृथ्वी का कोई आकर्षण बल है। यस, सो दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज gravitational force. Okay, a force that is applied by earth on an object is known as its gravitational force. यानी कि वो बल गुरुत्वीय बल कहलाता है, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करने के लिए जो बल लगाती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, जो हमेशा वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है। आप ध्यान रखें, केंद्र की ओर सभी वस्तुओं पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है। यस, यू कैन सी अर्थ पे हम रहते हैं, सब ऑब्जेक्ट हैं जो जमीन से ही लगे रहते हैं, तो जो भी चीज गिरती है, टूटती है, फूटती है, सब जमीन पे गिरती है, तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यस, आई रिपीटेड दैट थिंग, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। आप ध्यान रखें, जो ऑब्जेक्ट है, every object is going to be attracted towards the center of the earth. So now let's talk about the next type of force, that is magnetic force, यानी कि चुंबकीय बल। Now take a nail and also a magnet. चुंबक लें, एक मैग्नेट लें, चुंबक कील के पास ले जाएं, चुंबक कीलों को अपनी ओर खींच लेती है। If you take a nail towards a magnet, you can see वो मैग्नेट है, उस चुंबक को अपनी जो मैग्नेट है वो उस कील को अपनी तरफ खींच लेती है। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। यस, द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन ए मैग्नेट, और यू कैन से दैट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि एक ऐसा बल जो किसी चुंबक पे या किसी चुंबकीय पदार्थ पर लगाया जा रहा है, वो चुंबकीय बल कहलाता है। और चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, जो चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि कील जो कि लोहे से बनी होती है, और कुछ चुंबक। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम और डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर विद्युतीय बल। यस, ये आपने जब छोटी क्लास में होंगे आपने ये खेल किया होगा। कागज के छोटे टुकड़े ले लें, प्लास्टिक का जो पैमाना है यानी कि स्केल है, उसको अपने बालों पर रगड़िए और उस स्केल को काय पे ले जाइए, उन जो कागज के टुकड़े आपने तोड़े थे उनके पास ले जाइए। आप देखते हैं कि वो जो कुछ टुकड़े हैं वो उस स्केल में चिपकने लग जाएंगे, या आप जो उस कंघे को लेंगे उस कंघे में चिपकने लग जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक विद्युत बल के कारण हो रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ नेगेटिव आयन है, जो कि अगर सोच लीजिए आपके पास जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो आपने टुकड़े तोड़े उनमें कुछ नेगेटिव आयन था, आपने ये सर में रगड़ा स्केल, इससे इसमें कुछ पॉजिटिव आयन्स आ गए। अब आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को, तो क्या होगा, ये सिंपली इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यस, अ फोर्स व्हिच अपोज द मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, ओके, इज नोन एज द फ्रिक्शन। यानी कि एक ऐसा बल जो दो सतहों के बीच काम कर रहा है और उनके बीच के सापेक्ष जो उनके बीच की गति है, दोनों की जो रिलेटिव मोशन है उसको क्या कर रहा है, वो स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा घर्षण बल। ठीक है ना। अब घर्षण बल जो है परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यस, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज only dependable upon the nature of the surface. What is the nature of the surface? Not on the area of the surface. यानी कि अगर वो सतह चिकनी है तो उस पर घर्षण बल कम लगेगा, अगर वह सतह खुरदुरी है तो उस पर घर्षण बल उतना ही अधिक होगा। ओके, घर्षण बल की आपके दैनिक जीवन में उपयोगिता। यस, अभी घर्षण बल होता क्या है, इसकी क्या यूज है हमारी लाइफ में। घर्षण बल हमने समझ तो लिया, ये दो सरफेसेस हैं उनके बीच की मोशन है उसको वो क्या कर रहा है, स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। ओके,
तो घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती है। यस, इफ आई एम सिटिंग ऑन द स्टूल एंड इफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑन द स्टूल, इट्स कॉज ऑफ फ्रिक्शन, और मैं फोर्सेस पे लगा के इसे आगे बढ़ा पा रहा हूँ, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो यहाँ गिर जाती, या ये रुकती ही नहीं, ये लेविटेट करती रहती, आप चल नहीं पाते, फिसल जाते। जब तक फ्रिक्शन है, आपकी रगड़ पैरों की बनी रहती है जमीन पे, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसल जाएंगे। पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव होता है। यस, इफ यू राइट ऑन योर कॉपी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो घिसेगी नहीं उस पर और ना तो लिखाई जाएगी। एंड आल्सो ये जो मैं स्क्रीन पे ये पेन चला रहा हूँ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये लिए क्योंकि उसकी सरफेस में जो क्या है फ्रिक्शन लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या क्या लॉस है? घर्षण बल के कारण वाहनों के पहियों के टायर घिस जाते हैं, जिससे नए टायर को खरीदने में झंझट होता है। यस, इट इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ एग्जांपल, बट वी विल डिस्कस कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, धीरे धीरे आपके टायर भी चलते हैं, वो रगड़ खा खा के क्या होते हैं, घिसने लग जाते हैं, और घिसने से क्या वो टायर फट जाते हैं। जमीन तथा जूतों के बीच घर्षण बल के कारण जूते घिसकर टूट जाते हैं। यस, आल्सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आपके जो शूज हैं वो चलते चलते क्या है, घिस जाते हैं, जिस वजह से आपको जूतों को बदलना पड़ता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट घर्षण बल को अधिक करने के लिए सतह को खुरदरा करने से घर्षण बल अधिक लगता है, तथा सतह के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उन्हें घर्षण बल को कम किया जा सकता है। यस, in the previous slide I talk about that the frictional force is only dependable on the nature of the surface। आपकी सरफेस का नेचर कैसा है, या तो वो खुरदुरी है, अगर वो खुरदुरी है तो क्या है, उस पर ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और अगर वो चिकनी है तो उस पर बिल्कुल ना के बराबर फ्रिक्शन लगेगा, जिससे आप फिसल जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कि अगर सतह चिकनी है तो उस पर कम घर्षण बल लगेगा। इफ यू एवर ट्राई टू यूज ए फेयर राइड दैट इज नॉट स्लाइड, आप स्लाइड पे कभी गए हो तो आप उसे बैठेंगे, या फिसल पट्टी जिसे आप कहते हैं, तो उससे आप फिसलते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, जिस वजह से आप फिसलते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मशीन्स। अब हमने सारे तरीके के बल के बारे में बात कर ली, हमने चहल गति के बारे में बात कर ली, हम बात करते हैं मशीन्स के बारे में। ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। यस, the object, or you can say that instrument which are used, yeah, which can be used to make your work with ease and to make your work simple is known as simple machine। यानी कि जिससे आपका काम जल्दी हो रहा है, सोजा से हो रहा है, आपकी सरलता से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मशीन, यानी कि सरल मशीन, यानी कि सिंपल मशीन कहते हैं। तो ऐसे साधन जिससे आप किसी कार्य को सरलता से कर सकते हैं वो सिंपल मशीन कहलाते हैं। चाबी एक सरल मशीन है। यस, चाबी तो सिंपल मशीन है, क्योंकि आप चाबी से ताला खोल सकते हैं, उसमें कोई आपको कसरत करने की जरूरत नहीं, बस लगाया, घुमाया ताले में, वो खुल गई। तो चाबी क्या है, एक सरल मशीन है। मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य को कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है। यस, by using this machine without applying so much force on that, you can do the more work in a less time। और सिंपल एग्जांपल, आप पेचकस से पेच कसते हैं, आप तो अगर हाथ से कसने की कोशिश करें तो आप कितना ही फोर्स लगा लें, नहीं कसेगा वो अच्छी तरह से। उसके लिए आपको प्लायर की जरूरत पड़ेगी या पेचकस की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप उसे इजीली कस पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन। तो सरल मशीनें हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। दिस इज एन ग्रेट एग्जांपल ऑफ एन क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन आ सकता है कि सरल मशीन बताएं कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। What are these 5 types of machines? First one is उत्तोलक, जिसे हम लीवर कहते हैं। दूसरा पेच, यानी कि जिसे हम स्क्रू कहते हैं। थर्ड वन इज आल्सो ए टाइप ऑफ मशीन, झुका हुआ तल, यानी कि नट समतल, यानी कि ये स्लाइडिंग सरफेस, इसको भी आप मशीन कहते हैं। क्यों मशीन कह रहे हैं? अगर आप इस पे कुछ सामान रखेंगे तो इजीली स्लाइड डाउन करके नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि और मशीन की परिभाषा क्या थी कि आपका कार्य सरलता और सुविधा से कर सकता है। तो जो स्लाइड्स हैं, जो झुके हुए तल हैं, नत समतल हैं, these are also a types of machine। घिरनी is also a type of machine, यानी कि पुली, जिससे आप क्या करते हैं, जैसे आपने कुआं देखा होगा, उसको पुली लगी रहती है, उस पुली की सहायता से आप बाल्टी से पानी कुएं से ले सकते हैं इजीली,
और ये पुली आपने आल्सो देखी होगी अपनी साइकिल में, जिस वजह से आपकी साइकिल इजीली एक्सेस के अराउंड चल सकती है, ठीक है। एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ मशीन इज पहिया और धुरी, यानी कि द व्हील एंड आल्सो इट्स एक्सिस। ये भी एक सिंपल मशीन है, क्यों है? क्योंकि आप इसका यूज कर सकते हैं साइकिल में और इजीली आप इधर से उधर जा सकते हैं, ओके ना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ मशीन, दैट इज लीवर, यानी कि उत्तोलक। अब एक उत्तोलक को समझने के लिए हमें उसको तीन मुख्य बिंदुओं को समझना पड़ेगा, यानी कि एक उत्तोलक में 3 टाइप्स ऑफ मेन पॉइंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज आलम, यानी कि फलक्रम, सेकंड वन इज आयास, यानी कि एफर्ट, एंड थर्ड वन इज वेट, यानी कि उस वस्तु का भार। So now let's talk about it one by one in the next slide. Now if I talk about कि ये आलम क्या होता है, यानी कि ये फलक्रम क्या है? जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है वह बिंदु का आलम कहलाता है। यस, सो आपको एक एग्जांपल की तरह से ले सकते हैं कि एक किसी वस्तु का एक्सिस जिसके चारों ओर वो चीज घूम रही है, उसको आप फलक्रम कह सकते हैं, यानी कि आलम कह सकते हैं। इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आयास, आयास क्या है? उत्तोलक द्वारा भारी बोझ को उठाने के लिए आरोपित बल आयास कहलाता है। द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज आयास, यानी कि एफर्ट। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। Somewhere it can use as E and also as P, क्योंकि P for power, okay। आलम से आयास की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को आयास भुजा कहते हैं। यस, द also the perpendicular distance from the fulcrum to the effort, okay, is known as effort arm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है जो perpendicular distance is known as effort। भार, now let's talk about भार, यानी कि जो वेट क्या है? उत्तोलक द्वारा जो भारी बोझ उठाया जाता है उसे भार या लोड कहते हैं। यस, the object you are lifting by using these levers is known as load। इसे W यानी कि वेट जो होता है W से प्रदर्शित करते हैं। सो आयास, आलम तथा भार की स्थिति के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। यस, also cause of this effort, fulcrum and weight, there are 3 types of levers। Okay, now let's talk about first type of lever। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, जिन उत्तोलकों में आयास बल और भार के मध्य जिन उत्तोलकों में आयास जो है भार के मध्य, सॉरी फॉर दैट, मिसप्रिंट हो गया, नहीं, नॉट इन द मिसप्रिंट, ओके। जिन उत्तोलकों में जो आलम्ब है, यानी कि आयास और भार के मध्य आलम्ब होता है, तो वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। यस, इफ यू सी इन दिस फिगर, जो फलक्रम है वो बीच में किस किस के? लोड के और एफर्ट के। यस, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ उत्तोलक क्या होगा? इन विच योर फलक्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, ठीक है ना। यानी कि जिन उत्तोलकों में जो आयास और भार है उनके मध्य क्या है? आलम, तो वो क्या है? हमारे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हैंड पंप, कील निकालने वाली हथौड़ी, प्लायर्स, सीसॉ एंड आल्सो द बैलेंस, दंड तुला है आपकी, तराजू होती है तोलने के लिए। These are all the example of first type of levers। इसकी जो ट्रिक है EFL, इन विच आप समझ सकते हैं जो फलक्रम है आपका, यानी कि जो उत्तोलक है वो बीच में होगा एफर्ट के और लोड के, तो वो हमारा क्या है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर कहलाएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, सेकंड टाइप ऑफ लीवर, जिन उत्तोलकों में भार आलंब तथा आयास के मध्य होता है वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। That type of lever in which the load is in between the fulcrum and the effort is known as second type of lever। यानी कि जिन उत्तोलकों में जो भार है हमारा, जो लोड है, वो फलक्रम के और एफर्ट के बीच में होगा, वो हमारा सेकंड टाइप ऑफ लीवर कहलाएगा। जैसे क्या है? पहिए वाली ट्रॉली, ठीक है ना, उसमें जो क्या है, ये हमारा जो है जो फलक्रम है वो आगे होता है, ठीक है ना, और वेट हमारे यहाँ बीच में होता है, ठीक है, और यहाँ हमारा जो है आपका एफर्ट होता है, एफर्ट आर्म, ठीक है ना।
इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है सरौता, जिससे सुपारी काटी जाती है। उसमें भी फलक्रम जो है आगे है, बीच में आप लोड को रखते हैं और एफर्ट यहाँ कोने पे लगाते हैं। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड टाइप ऑफ लीवर। सो तीसरे प्रकार का जो उत्तोलक है, इस प्रकार के उत्तोलक में आयास जो है यानी कि जो एफर्ट है, अब वो लोड और फलक्रम के बीच में होगा, यानी कि भार और आलम के बीच में होगा। यानी इस तरह का उत्तोलक जिसमें जो आयास है यानी कि जो ये एफर्ट है इज इन बिटवीन, यानी कि बीच में होगा किसके, लोड और फलक्रम के, यानी कि जो घूमने वाला एक्सेस है वो सबसे एंड में आ जाएगा और आपका जो एफर्ट है वो बीच में होगा, जिससे आप उस पर एफर्ट लगाएंगे यानी कि बल लगाएंगे, और जो लोड है जिसे आप उठा रहे हैं वो आगे की तरफ हो, जैसे कि चिमटी, चाकू, फावड़ा, झाड़ू, सीढ़ी आदि। और द ट्रिक इज, इसमें जो एलईएफ यानी कि जो एफर्ट है वो बीच में होगा, लोड एंड फलक्रम उसके दोनों तरफ, ठीक है ना। झुका तल कार्य करने में किस प्रकार हमारी सहायता करता है। यस, अब हमने एक दूसरे टाइप का भी उसमें मशीन्स में एग्जांपल देखा था कि उसमें एक झुका हुआ तल यानी कि टिल्टेड फ्लोर की भी बात की गई थी, या स्लैंडिंग फ्लोर की बात करी थी। वो किस तरह से हमारे लिए एक सिंपल मशीन है, वो कैसे काम करता है वो समझते हैं। झुका हुआ जो तल है, इस तल की सहायता से जो भारी भार है वो ट्रक में चढ़ाने में आसानी होती है। एक ट्रक आपने देखा होगा, उसमें सामान लोड होता है, इस तरह का ये ट्रक हो गया, तो यहाँ पे एक तरीके की एक स्लाइडिंग जो है, एक प्लेट लोहे की या गार्डर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे आप ऑब्जेक्ट को इजीली लोड कर सकते हैं इसमें चढ़ा के। सो झुका तल एक सरल मशीन की तरह काम करता है, तो ये इस तरह हमारी सहायता करता है। मकानों की सीढ़ी, पहाड़ी का घुमावदार सड़क झुके तल के उदाहरण है। ओके, तो आपको पता लगा कि किस तरह ये झुका हुआ तल काम करता है। Now let's talk about other type of machine, that is घिरनी यानी कि पुली। घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। यस, ये चलायमान भी है और ये रुकी हुई भी रह सकती है। चल घिरनी से भारी बोझ को कम बल लगाकर उठाना सरल एवं सुविधाजनक होता है। यानी कि ऑब्वियसली बात है, जो ये घिरनी है अगर ये चलायमान है तो आप इसको ऑब्जेक्ट इजीली उठा सकते हैं। अब अचल घिरनी क्या है? अचल घिरनी इन द सेंस, अगर आप इस तरह से एक पुली बना दें, ठीक है ना, उस पर एक रस्सी डाल दें, मतलब बीच में डंडा लगा दिया, तो ये भी एक तरीके की घिरनी का काम करेगा। लेकिन ये क्या है, नॉन मूवेबल है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, जिस वजह से आपको उस सामान को उठाने में सुविधा नहीं होगी और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और जिसमें ये चलायमान होगी यानी कि मूवेबल होगी इट्स, तो वो आपका इजीली वर्क कर देगी। ओके, now in the next subheading we will talk about next type of machine, that is screw। किसी मोटर वाहन के पहिए को निकालने में उसके धुरा दंड को उठाने के लिए स्क्रू गेज का, स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है। यस, अब स्क्रू कैसे सरल मशीन की तरह काम कर रही है, तो जो स्क्रू है, स्क्रू गेज, उस स्क्रू एक तरीके का जैक होता है, आपने छोटी छोटी कारों में देखा होगा, जिसमें यहाँ पे उसमें स्क्रूज लगे रहते हैं उसको लिफ्ट करने के लिए, और बाय यूजिंग ए लीवर आप उस लीवर को घुमाइए और ये ऊपर उठता जाएगा, ठीक है। सो how a screw is a machine, so if you using it to lift a motor vehicle, you use a screw jack by which you rotate this lever and the part of this lever get lift up by which your car is also get lift up। तो एक जो स्क्रू है वो इस तरह से एक मशीन के रूप में आपके लिए कार्य करता है। लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इनमें स्क्रू या पेच लगाए जाते हैं। ये आपका काम सरल कर रहे हैं, आपके दरवाजे को रोक के रख रहे हैं। तो स्क्रू पेच वास्तव में झुके तल के समान है। यस, स्क्रू द स्क्रू इज एक्चुअली सिमिलर टू द बोर्ड बॉटम ऑफ अ टिल्टेड फ्लोर। यस, क्योंकि इसमें जो चूड़ियां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से टिल्टेड होती हैं, जिस तरह से ऐसे ऐसे ये स्क्रू है और इसमें ये ऐसे टिल्टेड होती है, जिस वजह से ये यहाँ से तो किसी चीज को लगाने में आसानी होती है, लेकिन इसे बाहर निकालने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो टिल्टेड फ्लोर है इस तरह से फंस जाते हैं। पहिया। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन, दैट इज पहिया और धुरी यानी कि व्हील एंड एक्सल। रेलवे स्टेशनों पर पुली द्वारा प्रयोग की जाने वाली ट्रॉली में पहिया और धुरी लगी होती है। यस, देयर इज ए व्हील एंड ए एक्सल। अब यहाँ पे हम व्हील और एक्सिस क्यों कह रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इफ यू सी ए व्हील
अगर आप एक एक्चुअल व्हील की बात करें किसी भी गाड़ी में, विदाउट नॉट टॉकिंग अबाउट द टायर इटसेल्फ, मैं यहाँ व्हील की बात कर रहा हूँ, तो एक व्हील इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्सेल, ओके ना। इसलिए हम यहाँ पे एक व्हील और एक्सेल की बात कर रहे हैं साथ साथ। तो आपने देखा होगा जो पुली है उनकी ट्रॉली, उनमें पहिया लगा होता है आपके, इवन द बैग, योर बैग्स आल्सो गॉट ए एक्सेल इन इट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्रॉली बैग। सो ये क्या है, आपके सामान को इधर उधर ले जाने में आसानी का काम कर रहे हैं, इस वजह से ये सिंपल मशीन है। ट्रॉली की सहायता से पुली बड़ी आसानी से सुविधाजनक तरीके से भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम बल लगाकर ले जाते हैं। यस, बाय विच using a trolley, the coolies on the railway station can easily, by ease, take the heavy loads from one place to another place, okay, without applying extra force on that, okay. Nut bolt, stretcher, trolley beam, पहिया की धुरी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, okay ना? It also based on the principle of this trolley. Okay. Now this is all from your chapter number 6. In the next slide, I will talk about the chapter number 7, means in the next video. So thanks for watching and hope you like.